दोस्तों रिसेंटली मैंने महाराजा मूवी देखी है जो कि एक तमिल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं निथिलन स्वामीनाथन। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आपको इसका पर्सनल रिव्यू भी जरूर दूंगी। ये इस साल की बेस्ट एवर मूवी है, सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कहानी की शुरुआत 2009 के सीन से होती है, जहां हम महाराजा नामी एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक बार्बर था। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत ही साधारण जिंदगी गुजार रहा था। वो चेन्नई के शहर में रहता है। वो एक घर के सामने वाली शॉप में से अपनी बीवी के कहने पे अपनी बच्ची के लिए कुछ टॉयज लेने जाता है। महाराजा का सारा फोकस उन टॉयज की सिलेक्शन पर था। महाराजा को पता नहीं चलता उसके घर के सामने एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस घर में घुस जाता है और महाराजा को लगता है उसकी बीवी और बेटी दोनों मारे गए हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वो कुछ सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहां पड़ी एक लोहे की बास्केट उसकी बच्ची को शील्ड कर लेती है और उसकी बेटी की जान बच जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि महाराजा की बीवी मर चुकी थी और उसकी बेटी बच गई थी। अब यहाँ से कहानी 2023 की तरफ आती है। तो दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी में टाइम लूप काफी बार चेंज हुआ है, जो कि 2009 और 2023 की तरफ हमें स्टोरी बताने के लिए है। तो जब जब टाइम लूप चेंज होगा मैं आपको बताती चलूंगी। अब 2023 में हम महाराजा को देखते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा है। उसकी बेटी फिजिकल एक्टिविटीज में काफी स्ट्रॉन्ग थी और स्टडी में थोड़ी निल। अब यहाँ हम इसकी टीचर आसफा से भी मिलते हैं, जिसका महाराजा की बेटी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। ये सब बहुत खुश थे। अब इसी सीन के साथ हम देखेंगे कि जिस बकेट ने इसकी बेटी ज्योति की जान बचाई थी उस एक्सीडेंट में, उसका नाम इन्होंने लक्ष्मी रखा है और ये इसकी पूजा भी करते हैं। यहाँ तक कि इसको हर फ्राइडे इसको नहलाते भी हैं और इसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। ये लोहे की बास्केट इनके लिए एक घर के सदस्य की तरह थी, जिसका वो एक सदस्य की तरह ख्याल रखते थे। महाराजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, यहाँ तक कि जिस दिन उसकी स्कूल से कंप्लेन आती है कि उसकी बेटी ने कुछ गलत काम किया है तो महाराजा वहां जाके हल्ला मचा देता है, क्योंकि वो जानता था उसकी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो प्रिंसिपल को कहता है कि मेरी बेटी से माफी मांगो और एट द एंड प्रिंसिपल को उसकी बच्ची से माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि ज्योति की टीचर आसफा ये साबित कर देती है कि ज्योति ने कुछ गलत नहीं किया था और जिस बच्चे ने उस पर वो इल्जाम लगवाया था वो उस बच्चे को उसके सामने ले आती है और प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुला लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आसफा ज्योति को एक कैंप के लिए सब बच्चों के साथ लेकर जाती है। यहाँ पर ज्योति अपने फादर से कहती है कि आपने पीछे से अपना पूरा ख्याल रखना है और लक्ष्मी का भी पूरा ध्यान करना है। अब ज्योति उस कैंप के साथ चली गई थी। अब यहाँ पे उसके घर में सिर्फ महाराजा अकेला ही है और घर के अंदर एक सांप घुस जाता है। घर की हालत सारी बिखरी पड़ी थी, जैसे वहां पे कुछ बुरा हुआ हो। लेकिन हम देखते हैं कि महाराजा को उस हलचल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता और महाराजा जमीन पर। अगले सीन में हम एक गैराज देखते हैं और वहां पे एक राउडी इंसान आता है जो कि बहुत ही गुस्से में था। बेसिकली उसने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे सर्विस के लिए दी थी और जब उसको एक दिन बाद सर्विस करने की गाड़ी मिलती है तो उसमें से उसका चश्मा गायब था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। वो वहां पे काफी हल्ला गुल्ला मचाता है और वहां लड़कों को, काम करने वालों को बहुत मारता भी है। उतनी ही देर में वहां पे वो आदमी आ जाता है जिसने उसकी गाड़ी सर्विस की थी और वो धना था। हम देखते हैं कि वो धना को भी 2-4 घूंसे लगा देता है, लेकिन धना कुछ बोलता नहीं। वो अपने अंदर अंदर गुस्से को बर्दाश्त करता है और धना एक क्रिमिनल था, वो हाल ही में जेल से छूट के आया था। अब धना उसी रात को उस जगह जाता है जहां वो गुंडा बैठ के शराब पी रहा था। धना वहां जाके सबसे पहले तो उसका चश्मा उसकी आंखों के सामने तोड़ता है और फिर उसको भी तोड़ता है, मतलब कि उसकी काफी पिटाई लगाता है। वो आदमी बिल्कुल खूनो खून हो जाता है। धना यहाँ पे अपना सारा गुस्सा निकालता है, जो कि वो सुबह उस गैराज में नहीं निकाल पाया था। दूसरी जानिब महाराजा पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेन दर्ज करने के लिए जाता है। वो वहां पे पुलिस स्टेशन में बताता है कि कल रात मेरे घर में 3 लोग घुस आए थे, उन्होंने मुझे आगे काफी मारा पीटा भी और मेरे घर में काफी अफरा तफरी भी मचा दी। उन लोगों ने जाते हुए मेरे घर में से लक्ष्मी को उठा लिया। लक्ष्मी वही बकेट है जिसने इसकी बेटी की जान बचाई थी। वो कहता है कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स कैंप के लिए गई है, उसके घर आने से पहले मेरे घर में मुझे लक्ष्मी चाहिए। वो उन लोगों से काफी बहस करता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में सब लोग उसको पागल समझते हैं और महाराजा काफी जिद्दल था तो उन लोगों को आखिर मना ही लेता है। अब पुलिस स्टेशन का मेन ऑफिसर उसको बैठा के उसकी बात सुनता है। वो ऑलरेडी घूसखोर था। महाराजा उसको 5 लाख की घूस देता है और उसको सारा मामला समझाता है।
पुलिस वाले हैरान थे कि महाराजा उस बास्केट के पीछे क्यों पड़ा है। वो सोच रहे थे कि जरूर उस बास्केट में कुछ ना कुछ महंगी चीजें होंगी, या तो उसमें कुछ सोना होगा या कोई बहुत ही कीमती चीजें होंगी। वो ये प्लान करते हैं कि वो बास्केट ढूंढ के वो सारा सामान खुद ही लपेट जाएंगे। वो साइड पे ले जाके महाराजा से कहता है कि अगर कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, हम लोग उसे अंदर ही डुबा लेंगे और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन महाराजा कहता है कि अगर आप लोग उसे नहीं ढूंढना चाहते तो आप रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। अब यहाँ से सीन 2009 की तरफ जाता है, जहां हम सिल्वम नामी आदमी को देखते हैं। ये एक गुंडा था और ये घरों में चोरियां वगैरह करता था। एक दिन सिल्वम अपने पार्टनर सबरी के साथ एक घर में डकैती कर रहा था। वहां पे उन्होंने दो औरतों को बंदी बनाया हुआ था जो कि एक माँ बेटी थी। सिल्वम और सबरी उस डकैती के दौरान वहां पे खाना पीना खा रहे थे। सबरी खाना बनाता है और सिल्वम बैठ के खाना खा रहा था। वो उसकी माँ लड़की ही कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे पास जो जो है मैं सब कुछ तुम लोगों को दे दूंगा। सिल्वम उनका काफी वहां पे मजाक उड़ाता है कि ये तुम लोगों की ये चीजें हमारे लिए नाकाफी हैं। और एट द एंड वो सबड़ी उससे कहता है कि मैं इस लड़की के साथ गलत काम कर लूं, और वहां पे सिल्वम उसको इजाजत दे देता है। मीन्स के सिल्वम तो डकैतियां जरूर करता था लेकिन किसी के साथ गलत हरकत नहीं करता था, बल्कि सबड़ी को इजाजत दे देता था कि वो जो चाहे जिसके साथ कर सकता है, और वहां वो उसकी बेटी के साथ गलत करते हैं। सिल्वम डकैती के बाद अपने घर जाता है। यहाँ पे हम इसकी बीवी को देखते हैं जिसका नाम अभिरमी था और उसकी बेटी का नाम अमू था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। ये 2009 की बात चल रही है, जैसे कि महाराजा की बेटी भी उसी उम्र की थी और सिल्वम की बेटी भी उसी उम्र की थी। सिल्वम की बेटी अमू की बैक पे एक निशान था जो कि उसको कहीं से चोटल होते हुए पड़ गया था। वो बताता है कि किसी चीज की छेड़छाड़ में उसको निशान उसकी बैक पे आ गया था। सिल्वम का एक इलेक्ट्रिक शॉप था और उसकी बीवी को बिल्कुल नहीं पता था कि वो पार्ट टाइम में चोरियां वगैरह भी करता है। अब यहाँ हम एक नल्ला सिवम नामी आदमी को देखते हैं जो पुलिस वालों की मदद करता है उस डस्टबिन की कॉपी बनाने में। वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो डस्टबिन मिले या ना मिले, हम इसकी कॉपी बनाकर महाराजा को दे देंगे। अब यहाँ से सीन 2023 की तरफ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि धना के साथ जो शॉप में आदमी था वो कंप्लेन लिखवाने आता है और यहाँ से महाराजा किसी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो अपने घर में एक पर्ची देखता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में महाराजा सोच रहा होता है कि जिस रात धना उस बाड़ में आया था और जब उसने उस गुंडे की पिटाई लगाई थी वहां पे महाराजा भी मौजूद था। महाराजा धना का पीछा करता हुआ जाता है और वहां पे एक जगह पर काफी ज्यादा गुंडे इकट्ठे थे, वहां काफी लड़ाई झगड़ा होता है। महाराजा धना के आदमियों को काफी मारता पीटता है। यहाँ काफी ब्रूटल सीन भी हमें देखने को मिलते हैं और लास्ट पे महाराजा धना को भी मारने लगता है। वो धना से पूछता है कि मुझे बताओ कौन कौन शामिल था इस केस में, और तो दोस्तों धना उसको बताता है कि मुझे तो तुम मार दोगे और मेरे अलावा तुम्हारे पास के पुलिस स्टेशन में भी एक आदमी है जो उस रात मेरे साथ था तुम्हारे घर पे डकैती के टाइम। अब महाराजा फ्लैशबैक से वापस आता है और वो फ्लैशबैक में यही देख रहा था कि कैसे उसने धना को मारा। जी हाँ दोस्तों, तो धना को महाराजा ही मारा था और वो क्या रीजन था वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। खैर, एक बास्केट के लिए तो महाराजा इतना कुछ नहीं करेगा और ना ही पुलिस स्टेशन में इतने दिन रहकर उनकी मार और उनकी इतनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। अब स्टोरी 2009 की तरफ जाती है जहां हम सेल्वम को अपनी बीवी और बेटी के साथ एक ज्वेलरी की शॉप पे देखते हैं। ज्वेलरी की शॉप पे सेल्वम अपनी बेटी के लिए एक लॉकेट लेने आता है। उसकी बीवी कहती है काफी एक्सपेंसिव है, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो उसको परचेज करता है। उसकी बेटी की 2 दिन बाद बर्थडे थी तो एग्जैक्ट 2 दिन बाद आके वो उस लॉकेट को ले लेता है और अपनी पॉकेट में डालता है। रास्ते में सेल्वम एक बार्बर की शॉप पे अपनी कुछ कटिंग वगैरह ट्रिमिंग के लिए रुका था। ट्रिमिंग के दौरान ये वही शॉप थी, पहले मैं आपको बता दूं, जहां महाराजा काम करता था। ट्रिमिंग के दौरान बैटरी डाउन होने पर ट्रिमर की बैटरी लेने जाता है महाराजा और सेल्वम को कॉल आती है उसके दोस्त सबरी की और वो बताता है कि पुलिस को हमारे सारे काले धंधों का पता चल गया है। वो परेशान होकर वहां से निकल जाता है और समझता है कि महाराजा ने सब कुछ देख लिया। अगले सीन में हम सेल्वम को अपने कमरे में परेशान बैठा देखते हैं। उसकी बीवी आके उसे कहती है कि आप किस वजह से परेशान हैं, लेकिन वो उस पर कुछ जाहिर नहीं करता। सेल्वम की बच्ची की बर्थडे पार्टी चल रही थी और सबरी भी उस पार्टी में आया था और वो उसे बताता है कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि महाराजा के सैलून पर सेल्वम अपनी बच्ची की चेन भूल गया था। महाराजा उस चेन को लौटाने के लिए अपने मालिक से बात करता है। वो उसे कहता है कि जाओ, तुम्हें वैसे भी छुट्टी का बहाना चाहिए था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेल्वम के घर पे पुलिस
आ जाती है और उसी टाइम महाराजा भी आ रहा था। महाराजा इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन सेल्वम को यही था कि शायद महाराजा ने उसे बातें करते हुए सुन लिया और वो पुलिस को उसके घर पे ले आया। अब यहाँ पे पर्सनल ग्रज तो वहीं पे शुरू हो गया था। पुलिस आकर ये सारा भेद सारे मोहल्ले वाले के सामने खोल देता है कि सेल्वम एक चोर है। वो उसको काफी मार पिटाई भी करता है, हाथापाई होती है और गन्स वगैरह भी चलती हैं और गोली लगती है जाके सबरी को और सबरी वहां पे मारा जाता है। यहाँ पे सेल्वम को पुलिस लेके चली जाती है और सेल्वम की बीवी भी उसको बहुत ज्यादा गाली गलौज करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे मैंने सारी जिंदगी बर्बाद की और तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब यहाँ पे सेल्वम बिल्कुल एंड तक टूट चुका था। अब वो महाराजा को इस सारी बात का इल्जाम दे रहा था और वो समझ रहा था कि मेरे इस पकड़ाने के जिम्मेदार सारा महाराजा है। अब कहानी 2023 की तरफ वापस आती है, जहां पुलिस वाले बिल्कुल सेम डस्टबिन तैयार कर चुके थे। वो उसे कुछ मैला वगैरह कर रहे थे और उस पे डेंट डाल रहे थे ताकि वो सेम महाराजा की लक्ष्मी यानी उसकी डस्टबिन जैसी दिखे। तो पुलिस वाले इस केस को क्लोज करना चाहते थे और अपना 7 लाख वसूल करना चाहते थे जस्ट। अब यहाँ पे जरूरत थी एक चोर की जो ये घटिया इल्जाम अपने सर पे ले, लेकिन कोई भी चोर इस बात में राजी नहीं था। तो नल्ला शिवम इस इल्जाम को अपने ऊपर लेने के लिए 50,000 रुपये की डिमांड करता है। सो वो बहुत खुश था। अब पुलिस वाले महाराजा से कहते हैं कि अपनी स्टोरी को थोड़ा डिफाइन करो और नल्ला शिवम उस स्टोरी को सुन के ताकि कि वही बात अगले दिन दोहरा सके कि किस तरह मैंने ये डस्टबिन को चोरी किया। अब महाराजा, दोस्तों यहाँ पे बात समझने वाली थी कि महाराजा उस स्टोरी को डिफाइन करने वाला था जो दर हकीकत वहां पे उस दिन हुआ था। महाराजा बताता है कि उस रात उसकी बेटी, अब यहाँ पे स्टोरी कुछ ये है कि ये सारा सीन लक्ष्मी के साथ नहीं हुआ था, ये सारा सीन महाराजा की बेटी के साथ हुआ था जो अभी तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मूवी के एंड पे जाके सस्पेंस सारा खुलता है। अब महाराजा की बेटी बस से वापस आती है अपने स्कूल ट्रिप से और वहां आते ही 3 लोग जिसमें नल्ला शिवम और धना और सेल्वम शामिल थे जो कि महाराजा के वेट कर रहे थे, लेकिन उनके आते वहां महाराजा की बेटी घर पे वापस आ जाती है। वो सिर्फ महाराजा को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन महाराजा की जगह उसकी बेटी को वो देखते हैं। उसकी बेटी कमरे में जाती है, वहां कपड़े चेंज कर रही होती है और वहां पे धना और नल्ला शिवम उसको छुप के देखते हैं। वो उसके मुंह पे हाथ रख के उसको एक साइड पे बांध देते हैं और सिल्वम उससे काफी मारपीट भी करता है। दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए उसके जोगस खरीद रहा था, इसीलिए उसको बाहर कुछ थोड़ा टाइम लग गया। तो महाराजा जैसे ही घर आया उसने सारी चीजें बिखरी हुई देखी जी। तो यहाँ पे धना और नल्ला शिवम उसकी बेटी के साथ काफी कुछ गलत भी किए और उसके साथ मारपीट भी की है। वो एंड तक महाराजा का वेट करते हैं कुछ 1-2 घंटे, लेकिन महाराजा नहीं आता तो वो वहां से चले जाते हैं। ये सारी स्टोरी बताते हुए महाराजा पुलिस स्टेशन में बताता है, लेकिन वो उसको नरेट कर रहा था अपनी लक्ष्मी यानी अपनी डस्टबिन के साथ। अपनी बेटी के शूज लेकर महाराजा वापस आता है और घर आके देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा था और ज्योति एक कमरे में बुरी हालत में थी। वो उसे लेके हस्पताल जाता है। वहां जाके वो काफी अपसेट यहाँ पे मोमेंट हमें देखने को मिलता है और ज्योति उससे कहती है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब बुरा किया मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं उस हाल तक जिंदा रहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का बुरा अंजाम देख सकूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नल्ला शिवम अब इस बात को समझ चुका था कि ये तो उसी रात का क्राइम है जो मैंने खुद किया था सिल्वम और धना के साथ मिलके। अब वो बहुत डर गया था और पुलिस वाले उसको वापस जाने नहीं देते। वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन पुलिस वाले उसे सुबह तक रोक के रखते हैं। वो बाहर जाके सेल्वम को कॉल करता है और उसे बताता है कि महाराजा ये जान चुका है कि ये क्राइम उसकी बेटी के साथ हुआ और वो किसी तरह मुझ तक पहुंच जाएगा। सेल्वम उसे कहता है तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होता। अगली सुबह पुलिस वाले नल्ला शिवम को लेके महाराजा के घर पे पहुंच जाते हैं। वो महाराजा से जाके कहते हैं ये लो तुम्हारा चोर और ये तुम्हारी बास्केट, अब हमारा 7 लाख हमें दो और हम यहाँ से जाएं। वो नल्ला शिवम को कहते हैं बताओ किस तरह से तुमने चोरी की थी। नल्ला शिवम पहले तो घबरा गया था, लेकिन वो सब कुछ बताता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब करके दिखाता है कि किस तरह से उसने उसके मुंह पे हाथ रखा और कैसे उसने वहां पे चोरी का सारा किया धरा जो भी सारा उनका था। तो इसी बहाने महाराजा उसकी पीठ थपथपाता है और उसका वो ट्यूमर देख लेता है जो उसकी बेटी ज्योति उसे बताई थी कि उन 3 लोगों में से एक की बैक पे ट्यूमर था। अब यहाँ पे पुलिस वाला उसे कहता है कि महाराजा तुम इसको जो सजा देना चाहो दो। महाराजा कहता है मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन पुलिस वाला उसे इनकरेज करता है कि अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तब भी तुम इसे छोड़ देते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट था कि पुलिस वालों को तहकीकात के दौरान ये सब पता चल चुका था कि महाराजा की बेटी ज्योति के साथ ये सब बुरा हुआ है, ना कि उसकी डस्टबिन गुमी है।
वो भी खामोशी से सब तहकीकात कर रहे थे और वो नल्ला शिवम को जबरदस्ती महाराजा के घर लेके आते हैं ताकि वो उसे बुरी से बुरी सजा। अब यहाँ पे पुलिस वाले नल्ला शिवम को महाराजा के हवाले करके उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और वो महाराजा से कहते हैं कि तुम इसको जो बुरी से बुरी सजा दो और तुम पे कोई केस नहीं होगा, बाकी मामला हम सारे संभाल लेंगे। अब महाराजा वहां पे उसको काफी मारता पीटता है और एंड पे वो नल्ला शिवम की गर्दन काट देता है और उसकी जान ले लेता है। दूसरी ओर शिवम कुछ सामान लेकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है जहां वो कुछ काम चल रहा था। वहां पे कुछ गुंडे महाराजा के साथ मारपीट करते हुए दिखते हैं। हम देखते हैं कि शिवम को भी पता था महाराजा वहां है, वो उसको मारने के लिए वहां पहुंचता है। अब जब महाराजा देखता है कि तीसरा कल्प्रिट शिवम है तो वो एकदम शॉक्ड था। वो पहले अपने शौक के दौरान तो शिवम से काफी मार खाता रहता है, शिवम उसकी काफी मार पिटाई करता है, लेकिन एंड पे महाराजा भी जब उस ट्रोमा से बाहर निकलता है तो वो एक भारी सा पत्थर उठाकर शिवम को मारने लगता है, लेकिन उसको मारता नहीं, उसके पाँव पे वो पत्थर मार देता है। अब शिवम और महाराजा दोनों आमने सामने थे। शिवम महाराजा से कहता है तुमने जो चोटें मुझे दी हैं ये तो हील हो ही जाएंगी, लेकिन जो चोट मैंने तुम्हें दी है वो तुम सारी उम्र हील नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे शिवम हंसता है। हम देखते हैं कि टीचर आसफा ज्योति को लेकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है। महाराजा उसे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ज्योति कहती है मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ ये सब किया और मेरा ये हाल बना दिया। वो अपने बाप को फोर्स करती है कि वो शिवम के साथ कुछ सेपरेट बैठ के बात करना चाहती है। वो शिवम के सामने बैठती है और उसे कहती है कि तुम लोग इतने घटिया हो कि तुम लोगों को किसी की बच्ची की जिंदगी खराब करते हुए शर्म नहीं आती। वो अपने बाजू में से कुछ गोल्ड निकाल के, जो कि रैप था, वो निकाल के उसके आगे फेंकती है और उसे कहती है इस सब के लिए तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, ये लो। अब ज्योति तो वहां से उठ के चली जाती है, लेकिन शिवम का ध्यान जब उस गोल्ड पे पड़ता है तो उसमें वो चेन थी जो कि उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए 2009 में ली थी। शिवम इस चेन को हाथ में पकड़ता है और सोचता है कि ये तो वही चेन है जो अम्मू को मैंने उसकी बर्थडे पर दी थी। अब कहानी 2009 में जाती है जहां हम देखते हैं महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ शिवम के घर जाता है उसकी बीवी अभिरमी को वो चेन लौटाने, लेकिन वो नहीं लेती कि न जाने उन्होंने इस चेन को लेने के लिए कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे। उसी समय महाराजा की बीवी उसे कहती है कि बच्ची के लिए सामने से कुछ खिलौने ले आओ। वो खिलौने ले रहा होता है तो ये वही मोमेंट है जो हमें फिल्म के शुरू में देखने को मिलता है कि उस एक्सीडेंट में कैसे उसकी बीवी मारी जाती है। तो दोस्तों ये बिग ट्विस्ट था कहानी का, जो कि हमें एंड पे सामने आया है कि उस एक्सीडेंट में दरअसल महाराजा की बीवी और बेटी दोनों मारे गए थे। महाराजा की बेटी ज्योति थी जो कि उस एक्सीडेंट में मर चुकी थी और यहाँ शिवम की बीवी भी मर गई थी। तो आज तक महाराजा अपनी बेटी को जिसको पाल रहा था वो दरअसल अम्मू थी जो कि शिवम की बेटी है। महाराजा आज तक शिवम की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। शिवम कुछ बातें याद करता है कि जैसे वो जेल से आए थे कुछ लोग उसे बताए थे। शिवम ये देखता है कि ज्योति को जाते हुए उसकी पीठ पे वही घाव था जो उसकी बेटी अमू को था। अब यहाँ पे शिवम रियलाइज कर लेता है कि ये मेरी बेटी अमू है। वो महाराजा के पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। वो इस चीज के पश्चाताप में था कि उसने तो समझा था कि मैं उसको घाव दूंगा और ये घाव असल में उसे मिला। महाराजा उसकी एक नहीं सुनता और अपनी बेटी को लेके वहां से चला जाता है। अब लास्ट मोमेंट पे हम शिवम को उस पछताव में देखते हैं। वो अपनी सारी चीजें सोच रहा होता है कि कैसे ये उसी की बेटी थी जिसके साथ उसने इतना बुरा कर दिया। शिवम असल में महाराजा को चोट देना चाहता था, जो कि वो समझता था कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे पकड़ाकर पुलिस वालों के हाथों। अब लास्ट पे हम ये देखते हैं कि शिवम इस पछताताव में उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और नीचे लगा हुआ उसकी बेटी का पाँव का निशान और उसमें उसका खून चला जाता है। ये काफी एक इमोशनल मोमेंट था। तो दोस्तों कहानी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी और मूवी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से हम दूसरों से बदला लेने के लिए अपना ही बुरा कर बैठते हैं। इस पूरी मूवी में जैसे सब ट्विस्ट को छुपाया गया और एंड पर उन सबको ओपनली प्रेजेंट कर दिया गया। तो फिल्म काफी अच्छी थी और इसकी स्टोरी काफी सिंपल थी कि बार बार कैसे गलत फहमी की वजह से काफी लोगों की जान भी इसमें गई और काफी जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं और इवन के शिवम अपनी ही बेटी के साथ बुरा कर बैठता है। तो दोस्तों फिल्म की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मजीद और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मूवीज के रिव्यूज लेके आया करें।
टिंग टोंग।